हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों, जो आज की इस क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं, क्लास 10th का जो विज्ञान है उसके सभी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। पूरे के पूरे किताब का हमने टोटल लिया है 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो आज की इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप यकीन मानिए कि टोटल 20 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करके चले आओगे पेपर में। इससे बाहर कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा नहीं, और ना तो आज की बात कोई भी वीडियो देखने की जरूरत भी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए सफिशियंट है। इसमें सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहां पे लेकर आया हूं। और पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके पास जो कि पेपर देने वाले 2027 बोर्ड का। अब यहाँ पे पहला प्रश्न बोला है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए, यह जो प्रश्न है हर साल आता है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये रिएक्शन हर साल देता है, तो इसलिए इस पे आप लोग आईएमपी लिख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वैसे टोटल 50 के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है हर साल आता है। अब ये रिएक्शन दे दिया है, पूछा कि किस प्रकार का रिएक्शन है। संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है। रिएक्शन को देखते हुए आपको मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो लोहा को क्या कर दे रहा है, Fe को अलग कर दे रहा है। मतलब कि एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है किससे, लोहा से, आयरन से। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया। मतलब कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। कितना सिंपल है। तो यहां पे देखिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला, इसको मैं इस तरह कर देता हूं ब्रैकेट में, ताकि आप लोग इसका आंसर अच्छे तरीके से दे पाओ। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं इस तरह। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहां पे ऐसे कर देता हूं ताकि अच्छा भी रहेगा दिखने में। दिखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा दूसरा प्रश्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे, देखिए बोला है दूसरा प्रश्न कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न जो है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी प्रश्न है। हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, कि आपका विखंडन द्वारा, कि आपका खंडन द्वारा, कि आपका कायिक प्रवर्धन द्वारा। अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाइड्रा में प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है। तो मेरे प्यारों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा हो जाएगा। यहां पे ए वाला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं भाई, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या क्या है, तीसरा है। प्रश्न संख्या तीसरा क्या बोला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर 50 प्रश्न तैयार कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, कि अमीटर कहते हैं, कि मोटर कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। यहां पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, दिख रहा है ना आप लोगों को, इतना दूर हूं मैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ठीक है, मतलब कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को कहां पे रखें, मतलब कहीं पे भी रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो वही कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कहां पे बनता है, ऑप्शन पहला वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कि यहां पे दिया है कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इतना बात आप याद रखिए, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पे भी रखिए, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक है, ध्रुव तथा फोकस के बीच, मतलब सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहां इसको पैक कर देता हूं। चलिए इसको मैं पैक कर और साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग इसको नोट कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
जो पढ़ेंगे जेन्युइन पढ़ेंगे और उससे बाहर पेपर में आएगा नहीं। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आज की वीडियो देख लेते हो मतलब 20 आउट ऑफ 20 करके आने वाले हो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5वां। अब प्रश्न संख्या 5वां क्या बोला है उसको ध्यान से देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। अब बोला है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि समजातीय श्रेणी। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा आईएमपी प्रश्न है। क्या बोला है कि समजातीय श्रेणी है और आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो समजातीय श्रेणी की अगर हम बात करें तो जल्दी से अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। समजातीय श्रेणी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। CH4 C2H6 ये जो है समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हर साल पेपर में आता है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी प्रश्न है, हर साल पेपर में आता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा लेड नाइट्रेट का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला PbNO3 होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। ये वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी से आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या क्या है आपका 7वां। बोला है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है पेपर में। इसको भी आप आईएमपी लिखिए। आपको मैंने बताया टोटल कितने प्रश्न, 50। अगर 50 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका साइंस का काम खत्म, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0 1 7 की आपका 14। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान होता है, मालूम है तो कमेंट करके बताइए आप लोग। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो वो हो जाता है आप लोगों का 7। ठीक है, क्या हो जाता है 7। 7 इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। और उदासीन का मतलब उसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, पीएच मान आप लोग जानते हो ना, कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, 1 से लेकर देखिए यहाँ पे 0 होता है, इसके बाद बीच में आएगा 7, इधर आ जाएगा आपका 14। अगर 7 है तब तो भाई उदासीन हो जाएगा, 7 है तो उदासीन हो जाएगा। 7 से अगर कम है तब तो वो अम्लीय हो जाएगा। 7 से अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे प्रश्न संख्या 8वां। बोला है कि पीत रस का स्राव होता है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीत रस का स्राव होता है। ऑप्शन पहला है पित्ताशय द्वारा, ऑप्शन बी यकृत द्वारा, और ऑप्शन सी है अग्नाशय द्वारा, और ऑप्शन डी है आमाशय द्वारा। तो पीत रस का स्राव होता है। तो पीत रस का स्राव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कहां होता है, अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइए। वो होता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा, यकृत द्वारा। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न प्रश्न संख्या आपका हो गया 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि पराग कोष में होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पेपर में आता है कि पराग कोष में होते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल लॉजिक इसका बताऊंगा याद करने का ट्रिक, कि पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन ए वायदल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी बीजांड, ऑप्शन डी परागकण। तो देखिए पराग कोष, देखिए प से पराग और प से परागकण। देखिए पराग कोष में क्या होते हैं, पराग के कण पाए जाते हैं, इसलिए यहां पे डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10वां। प्रश्न संख्या 10वां देख लीजिए क्या है, पेन ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां, प्रश्न संख्या 10वां देखिए प्रश्न संख्या 10वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए घास गेहूं और आम, ऑप्शन बी है घास बकरी और मानव, ऑप्शन सी है बकरी गाय और हाथी, और ऑप्शन डी है घास मछली और बकरी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। इसका मैं ट्रिक आपको बताता हूं। देखिए
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घास बकरी मानव। अब कैसे होगा इसको भी समझा देता हूं आप लोगों को। आखिरकार यह बी वाला आंसर कैसे सही हुआ है भी बता देता हूं। देखिए जैसे घास है, अब घास को कौन खाता है, बकरी, और बकरी को कौन खाता है, मानव। तो एक श्रृंखला में है कि नहीं, घास को कौन खाता है, बकरी, अब बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब बोला है कि किस लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। और यह प्रश्न आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में रख सकते हो। इस पे आप चाहो तो ट्रिपल स्टार बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस की इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आप लोगों का कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या आपका 12 आ गया। प्रश्न संख्या 12 है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, अब यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। और यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में यह प्रश्न आता है, क्योंकि यह देखोगे ना तो हर साल पेपर में आता है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, CaNO3 होल ट्वाइस होता है। याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, CaNO3 होल ट्वाइस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या आ गया आपका 13। बोला है कि एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है। 4 ऑप्शन है, गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाके आप 2026 के पेपर चेक कर सकते हैं, बहुत 2-3 सेटों में लगातार जो है प्रश्न आ रहा है कि एक लिंगी पुष्प है। ये 4 ऑप्शन है, तो एक लिंगी पुष्प है आपका इसमें पपीता, क्या है, पपीता, पपीता और तरबूज होता है। ठीक है, पपीता, ये सब जो है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। पपीता, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जो प्रश्न करा दे रहा हूं उसको आप 95% श्योर रहिए कि वो प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 14वां, ये क्या हो रहा है भाई, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, कि विक्षेपण के कारण, कि प्रकीर्णन के कारण। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। ये हो जाएगा किसके, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या, उसको ध्यान से पढ़िए, न्यूमेरिकल है, हर साल न्यूमेरिकल आता है। ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ज्यादा आईएमपी है। अगर इसको सॉल्व कर दोगे, सिर्फ अंक चेंज देता है, जैसे 2 है तो 5 दे देगा, 7 दे देगा, 10 दे देगा, लेकिन क्वेश्चन आपका यही रहेगा, करने का मेथड भी सेम रहेगा। क्या है कि एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता दिया है +2 डायोप्टर। ठीक है, इसकी फोकस दूरी आपको बताना है सेंटीमीटर में कितनी होगी, फोकस दूरी सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका सॉल्व देखें क्या होगा। देखिए, तो अब यहाँ पे दिया है कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता दिया है कितना, +2 डायोप्टर। ठीक है, क्लियर। फोकस दूरी पूछा है, तो फार्मूला है, सूत्र इसका क्या कहता है, नोट कीजिए। इसका सूत्र होता है, सूत्र यह कहता है कि P बराबर होता है यहाँ पे 100, ठीक है, अपान के F। वो भी जो F होना चाहिए वो किस में होता है, मीटर में होना चाहिए। ठीक है,
क्लियर है। अब यहाँ पे हम करेंगे पी। पी है आपका क्या, क्षमता इसका, जो कि दिया है कितना, +2 डायोप्टर। तो ये हो जाएगा आपका +2 डायोप्टर बराबर, यहां पे लिख देंगे हम लोग 100 और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ, और एफ ही हमको ज्ञात करना है। तो एफ को यहां पे दीजिए, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा आपका 100 और बटे में 2 इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 2 से जब आपको 100 को काटोगे तो एफ बराबर कितना आ जाएगा आपका 50। एफ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, वो भी प्लस में 50 है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों का, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ए वाला। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात याद रखिएगा आप लोग यहां पे, कि ये जो होता है मीटर में नहीं सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, यहां पे सेंटीमीटर में पूछा है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर में। लो भाई मिटा देते हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में पूछा है हमसे। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, आंसर आपका आ गया कितना, 50। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए यह देख लीजिए प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 16वां। ये भी न्यूमेरिकल ही है कि एक चालक में अगर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो कह रहा है कि इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। देखिए एक प्रश्न लिख के रखिए 2027 में, इससे एक प्रश्न एकदम लिखवा लीजिए अभी हमसे, कि यहां से एक प्रश्न बनेगा और जो पिछला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया वहां से। अगर 50 प्रश्न तैयार है ना आप लोगों का, बहुविकल्पीय बिल्कुल आप लोगों का क्लियर है। अच्छा, ये भी न्यूमेरिकल आ गया, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा की बात हो गया, मतलब आई का वैल्यू। अब यहाँ पे आई का मान कितना दे रखा है, तो आई का मान दे रखा 10 एम्पियर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, कह रहा है कि इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश, तो 2 सेकंड में तो टी का वैल्यू दे रखा है, तो टी का वैल्यू दे रखा है कितना, 2 सेकंड। टी का वैल्यू कितना है, 2 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पे आवेश की गणना कीजिए। आवेश मतलब क्यू का वैल्यू, क्यू बराबर हमको दिया है क्वेश्चन मार्क, कि क्यू बराबर क्या होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं कि क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, मतलब धारा गुणे समय होता है। तो अब यहां से हम निकालेंगे क्यू बराबर, धारा का मान कितना दे रखा है 10 एम्पियर, और टी समय कितना दिया है सेकेंड में। अब यहां से क्यू बराबर कितना निकलेगा 10 दूनी के 20, और हालांकि क्यू मतलब आवेश है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम में, तो ये हो जाएगा कूलाम, मतलब 20 कूलाम जो इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। तो 20 कूलाम दिया है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, सी वाला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या आपका 17वां। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या है, बोला है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोड वाला रंग होता है। क्योंकि सबको मालूम है कि सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का। जब बच्चे ऑप्शन में देखेंगे कि बैगनी रंग है क्या, तो बैगनी रंग तो है ही नहीं, बैगनी रंग तो है ही नहीं, बैगनी रंग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा कम कौन सा रंग होता है, तो आप कहोगे कि उससे थोड़ा सा कम होता है जामुनी। क्या होता है, जामुनी होता है। क्लियर, क्या जामुनी ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में तो जामुनी भी नहीं दिया है। अब क्या करें, तो जामुनी से थोड़ा सा छोटा जो होता है विचलन किसका होता है, नीला का। अब आप देखोगे कि नीला दिया है क्या, तो अब आप देखोगे कि नीला दिया क्या, बिल्कुल दिया है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीला। समझ में आया, मतलब कि सबसे अधिक तो बैगनी होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। उससे कम थोड़ा होता है जामुनी, तो जामुनी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। अब उससे क्या होता है, नीला, तो नीला भी यहां पे दिखा, डी वाला। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18। बोला है कि कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन, मतलब मैचिंग करना है। कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, राशियों से कर कर सही विकल्प चुनना है। मतलब इधर जो ऑप्शन ए दिख रहा है,
तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, मात्रक। ऑप्शन ए में क्या बोला है कि मात्रक है, और इधर ऑप्शन बी में क्या बोला है, भौतिक राशि है। इधर आपका भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। और आपको बिल्कुल सही सही मिलान करना है, सुमेलित करना है, और यह 4 ऑप्शन दे रखा है। चलिए मिलान करते हैं, कैसे मिलान करेंगे उसको समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमको दिखा ओम, ठीक है, तो ओम किसका मात्रक है, तो आप कहोगे ओम दिया है मतलब प्रतिरोध का मात्रक होना चाहिए। तो विद्युत प्रतिरोध दिख गया, मतलब पहला जो है वो दूसरा से मैच करेगा, पहला दूसरा से मैच कर दिया। तो ऑप्शन में देखेंगे कि पहला दूसरा से मैच किया, ये वाला सही है, पहला दूसरा से मैच किया, ये वाला सही है। बाकी ऑप्शन बी गलत हो गया और ऑप्शन सी गलत हो गया। दो ही ऑप्शन होगा, या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन डी है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है वाट। वाट को देखते हुए आपको शक्ति की याद आ गई होगी, तो वाट किसका मात्रक है यहाँ पे, तो आप कहोगे विद्युत शक्ति के मात्रक है। मतलब दूसरा किससे मिल गया, दूसरा मिल गया तीसरे से। तो दूसरा मिल गया इसमें पहले से, तो ये तो होगा नहीं, दूसरा मिल गया इसे तीसरे से, मतलब ए वाला ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पहले से, तीसरा क्या है आपका एम्पियर, एम्पियर मतलब धारा। तो ये तीसरा किससे हो जाएगा मैच, विद्युत धारा से मैच खाएगा। और वोल्ट क्या है, वोल्ट जो है आपका विभवांतर, मतलब चौथा जो है वो चौथा से मेल खाएगा। मतलब ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था इसका मात्रक भौतिक राशियों से हमने क्या किया, बिल्कुल करेक्ट मैच करा दिया। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, हर साल पेपर में आप देखोगे ना तो यह प्रश्न उठाकर दे देता है हर साल। तो इस बार भी आएगा, तो देखते ही आंसर आप कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला है प्रश्न संख्या 19, और इस पे आप डबल स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है। कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह बताना है आपको कि इन चारों ऑप्शनों में प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह किसका है। तो मेरे प्यारों चो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका CHO। क्लियर है, क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह CHO, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, प्रश्न संख्या 20वां कह रहा है कि उदासीन घोल का पीएच मान होगा। तभी जस्ट हमने बताया था, पीएच स्केल हमने बताया था ना आप लोगों से कि 1 से 0 से स्टार्ट होता है, बीच में 7 आता है, इधर आपका 14 आता है। तो उदासीन घोल मतलब 7 रहता है तो क्या हो जाता है, उदासीन। 7 रहता है तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। और 7 से थोड़ा सा भी अगर कम होगा ना, तो 7 से जितना कम होता जाएगा वह अम्लीय होता जाएगा। कैसा, अम्लीय होता जाएगा। और 7 से जिससे अधिक होगा वह क्या हो जाएगा, क्षारीय होता जाएगा। क्या होता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा। तो हालांकि हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 देखिए, प्रश्न संख्या 21 क्या बोला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है जैसे पौधा, ठीक है, पौधा। इसका स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसको हम बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जब पौधा अपना भोजन बनाता है तो यह सबकी आवश्यकता उसको पड़ता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी आवश्यकता उसको पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश भी उसको चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, मतलब तीनों चीज चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या देख लीजिए 22वां है। बोला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है, ठीक है। ऑप्शन ए गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैगनी फूल, इनमें से सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जब मेंडल ने मटर के पौधे के जब वो लक्षणों का प्रयोग किया तो उसको देखने को मिला सभी चीजें, गोल झुर्रीदार बीज भी, लंबे बौने पौधे भी, या सफेद और बैगनी फूल भी देखने को उसको मिला। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या है देखिए, बोला है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है, लेकिन इस बार प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। अगर प्रश्न यही पूछ देता कि मानव में कुल गुणसूत्र,
लिंग गुणसूत्र ना पूछ के पूछता कि कुल गुणसूत्रों की संख्या कितना होता, तो आप बोलते 46, 46, ठीक है, 46 बोलते, 23 जोड़े। लेकिन यहाँ पे लिंग गुणसूत्र पूछ दिया है। अब इतना हिंट दे दिया हूं, जल्दी से बता दीजिए। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होता है मेरे प्यारों से कितना, तो होता है 2। मानव में लिंग गुणसूत्र 2 ही होता है, ठीक है, एक पुरुष वाला एक महिला, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको बता दूं कि महिला में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, महिला में, तो महिला में आपके पाए जाते हैं XX, ठीक है। और पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष में पाए जाते हैं आपके X और Y, X और Y। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है, न्यूमेरिकल आ गया। अगला प्रश्न क्या है, न्यूमेरिकल। ये भी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ये भी न्यूमेरिकल हर साल आता है। क्या है न्यूमेरिकल, कि किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित किए हैं, तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, मतलब प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसी बल्ब पे अगर 440 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है कि इसमें प्रतिरोध कितना होगा। चलिए देखते हैं इसका हल करके क्या होगा। अब यहां पे दिया है कि 440 वाट, वाट को सुनते हुए आपको समझा रहा होगा कि पावर, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 440 वाट, बहुत बढ़िया। इसके बाद 220 वोल्ट, मतलब V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दे रखा है, 220 वोल्ट। ये किसका वैल्यू है, V का वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है कि प्रतिरोध बताइए। प्रतिरोध का मतलब R का वैल्यू पूछा है कि R बराबर क्वेश्चन मार्क, R का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम फार्मूला जानते हैं, क्या हो जाएगा आपका कि P बराबर V स्क्वायर बटे R, यह होता है फार्मूला। हमसे क्या पूछा है, आर का मान पूछा है, तो आर को यहां पे भेज देंगे, पी को नीचे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो हम आर को यहां ला देते हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका आर बराबर वी स्क्वायर, और पी कहां चला जाएगा, आर की जगह पे, ठीक है। अब इसको हल करोगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, और वी का वैल्यू 220 वोल्ट दिया है, तो हो जाएगा 220 गुणे 220, 220 गुणे 220, और बटे में क्या है, पी का मान कितना दिया है, 440 वाट, 440 वाट दे रखा है, ठीक है। अब इसको हल करोगे तो कैसे होगा, 22 दूनी के 44, 2 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। अब जब इस 2 को कटाओगे इससे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0। अब यहां पे देखो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया आपका 110, और प्रतिरोध है मतलब ओम, 110 ओम जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिया है क्या, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कितना डिटेल में हमने इसको सोल्यूशन करके बता दिया आप लोगों को, सिंपल मेथड से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, प्रश्न संख्या 25। बोला है कि पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, हर साल पेपर में आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला है कि पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल का वहन, भोजन का वहन, कि अमीनो अम्ल का वहन, कि ऑक्सीकरण का वहन, और ऑक्सीजन का वहन, सॉरी। अब देखो इसका मैं ट्रिक आपको बताता हूं कि पौधों में जाइलम, अब देखिए ज से आपका जाइलम होता है, ज से जाइलम, देखिए है ना, ज से क्या होता है जाइलम, और ज से ही क्या होता है जल, ज से ही क्या होता है जल। तो जब जाइलम दे दे कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, मतलब जल के लिए, तो जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो यहां पे लिखोगे ए वाला ऑप्शन। कितना सिंपल ट्रिक है। और एक ऑप्शन घुमा देता है, एक बोलता है कि पौधा में जाइलम की जगह पे फ्लोएम दे देता है, जाइलम की जगह पे जाइलम न देकर दे देता है फ्लोएम, नोट कर लो, जाइलम न देकर दे देता है फ्लोएम, कि पौधा में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो देखो इसका ट्रिक बता देता हूं, एफ, एफ से क्या होता है फ, एफ से क्या होता है फ, और एफ की आगे यहां पे एफ से क्या होता है फूड, एफ से क्या होता है फ, और एफ से होता है फूड, फूड मतलब भोजन। तो जब दे दे कि पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता था, भोजन का वहन करने में, मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाता। और यहाँ पे जाइलम पूछा है तो ज से जाइलम, ज से जल, मतलब जल का वहन करने में। समझ में आ गया, दोनों प्रश्नों को मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कीजिए। क्या है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण है, अगर अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को, ध्रुव मतलब P और फोकस मतलब F, P और F के बीच अगर वस्तु को हम रख देते हैं अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चार आसान है, जल्दी से बताइए। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारों, जो अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को अगर आप P और F के बीच रखोगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। इस बात को नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 27। बोला है कि दूरदृष्टि दोष, जिसे हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, तो दूरदृष्टि दोष जिसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? मतलब अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो उसको निवारण करने के लिए आप अपनी आंखों में कौन सा लेंस लगाओगे? तो इसका भी ट्रिक आपको बता देता हूं, अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, अन्यथा इसका ट्रिक समझिए। इसका ट्रिक भी मजेदार है। ट्रिक इसका क्या कहता है देखिए, ट्रिक इसका यह कहता है कि, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। अब बोला है कि दूर दृष्टि दोष, देखिए दूर, दूर से ही ट्रिक बन जाएगा। देखिए द में किसका मात्रा है? दू, दू मतलब ऊ का मात्रा आ रहा है, तो जब भी दूर आ जाएगा मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। द से दूर आ, और ऊ का मात्रा है मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, ये जो मात्रा ऊ का है ऊ मतलब उत्तल लेंस। तो जब भी आपको बोले कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं उसके निवारण के लिए, तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का। और जब उत्तल लेंस हो गया तो बचा अवतल, तो अवतल लेंस किसका कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अतः अगर आपके आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करोगे? तो अवतल लेंस का प्रयोग करोगे। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करोगे। अगर आपके आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तल लेंस मतलब यहां पे बी वाला, बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आ गया आपका 28वां, प्रश्न संख्या 28। क्या है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। तो बिजली का बल्ब, जो पहले पीला वाला बल्ब आता था, आप लोग देखोगे ये जो पीला वाला बल्ब ऐसा नहीं आता था, ये पीला वाला बल्ब, ठीक है। तो पीला वाला बल्ब जो ऐसे आता था, बीच में यहाँ पे लगा होता है जिसमें वो जलता है, वही बोला इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है, किससे बना होता है? नाइक्रोम, लोहे, टंगस्टन का कि कांस्टेंटन का? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है टंगस्टन का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 क्या बोला है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4 C3H8 C4H10 और C2H6। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिए, पूछता है एग्जाम में, हर साल आता है। तो इसको आप कहिए C3H8। ठीक है, क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र ऐसा निकाल सकते हो कि CnH2n+2, ऐसे आप निकाल सकते हो। जैसे यहां पे कार्बन कितना है? 3, मतलब n बराबर 3, तो ये हो जाएगा आपका C3, और यहां पे हो जाएगा H, और n की जगह 3 रखोगे तो 3 दूनी के 6, 2 8 आ गया आपका। बिल्कुल इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8, उसका यह सूत्र होता है। इसी सूत्र पे आप लगा सकते हो। इस सूत्र का जो फॉलो किया रहेगा समझ लो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? वृक्क, तो वृक्क का मतलब समझते हैं। देखिए वृक्क का मतलब किडनी, वृक्क का मतलब किडनी से है। अब यह बोला है कि मनुष्य में जो किडनी होता है किस तंत्र से संबंधित है, उसका कार्य क्या होता है किडनी का? पोषण करने के, शोषण, उत्सर्जन की परिवहन। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो किडनी का काम होता है उत्सर्जन करने का। ठीक है, उत्सर्जन, गंदगी को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन का काम है। तो मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इसका तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इसका तैयार हो जाइए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 31।
बोला है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्यावरण से क्वेश्चन आता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूं। हर साल आता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। तो ऑप्शन ए है, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैली ले जाना। बिल्कुल, ये तो भाई ले ही जाओगे, ये तो आप ले ही जाओगे, कपड़े की थैली ले ही जाओगे अगर बाजार जा रहे हो सामान खरीदने के लिए, ये तो सही है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना है, ये भी बिल्कुल सही है। स्विच बंद करोगे, लाइट कम यूज करोगे तो बिजली का बिल भी कम आएगा। अब वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब चारों के चारों सही हो जाएंगे, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32, कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटता है तो उसे क्या कहते हैं, मतलब वो क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अविलंब से दूर हटेगा। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, अब आप ही बताइए, ये माध्यम है, ठीक है, प्रकाश की किरण, यह अविलंब हो गया आपका, यह विलंब हो गया, ठीक है। अब यहां प्रकाश की किरण ऐसे कर रहा हूं, अब ये जाके दूर हट जा रहा है, अविलंब से दूर हट रहा है, तो क्या हो सकता है, वो एक ही कंडीशन में हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब ऊपर माध्यम कैसा है, ऊपर माध्यम है सघन, ऊपर माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है, और नीचे आपका विरल माध्यम है, कैसा है, विरल। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से हमेशा दूर हटती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 33। देखिए प्रश्न संख्या 33 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, चार ऑप्शन दिया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। तो वही बोला कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, उसकी तीव्रता का। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा मेरे बच्चों, याद कर लेना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा मेरे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 34, 34 क्या है, देखिए कह रहा है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में, आलू में, बायोफ्लोरम में, इनमें से सभी। तो पत्तियों पर जो कलियां विकसित होती हैं, तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती है कहां पे, तो ब्रायोफिलम में। ठीक है, कहां पे, ब्रायोफिलम में। यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफिलम में। अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा प्रश्न आ गया, लो अगला प्रश्न भी मिलान वाला प्रश्न आ गया 35, कि स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियों का सुमेलन स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कि ए आपका ए वाला है और ए आपका बी दे रखा है। ए में क्या बोला है कि ए में भौतिक राशि दे रखा है, ए में क्या है आपके भौतिक राशि, ये सब क्या है, भौतिक राशि है ए में। और बी में क्या है, बी में मात्रक है, बी में क्या है, मात्रक दे रखे हैं। मिलान करना है, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, किसी एक को उठा लो, किसी एक को उठा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब विद्युत प्रतिरोधकता आ गया, तो प्रतिरोधकता से समझ में आया होगा कि अरे यार ये तो ओम मीटर होना चाहिए। तो ओम मीटर होगा मतलब पहले का चौथा, ये पहले का किससे मिल गया, चौथे से। तो पहले से चौथा देखेंगे किस में है, तो पहले का पहला ये तो नहीं होगा, पहले का दूसरा ये भी नहीं होगा, पहले का चौथा, पहले का चौथा, या तो सी होगा या तो डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत विभवांतर, विभवांतर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो विभवांतर से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो विभवांतर से आपको समझ रहा है कि यार वाट की बात कर रहा है, वाट का। अगर विभवांतर समझ में नहीं आ रहा तो आवेश, आवेश को समझते ही आपको कूलाम समझ में आ जाएगा कि यार आवेश तो कूलाम सही मिलेगा। मतलब चौथा किससे मिलेगा, पहले से। तो चौथा पहले से किस में दिया है, इसमें चौथा दूसरे से दिया है, ठीक है, इसमें चौथा तीसरे से दिया है, ये वाला भी नहीं होगा। चौथा इसमें किससे दिया, पहला से, और चौथा किससे मिल रहा है, पहले से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बिल्कुल ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और यहां पे देखिए क्या है, और दूसरा जो है तीसरा से मिल रहा है, ठीक है, दूसरा किससे मिल रहा है, तीसरा से। विद्युत प्रतिरोधकता चौथा से मिला, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका चौथा वाला
पहला से मिला, बहुत बढ़िया। दूसरा तीसरा से विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर किसमें आ रहा है आप लोगों का? जूल प्रति कूलाम में, जूल प्रति कूलाम में। मतलब दूसरा किससे मिला? तीसरा से। और विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा की बात करें तो वाट घंटा में निकलता है इसका। मतलब कि डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, मैच खा गया पूरा का पूरा। समझ में आ गया आप लोगों का? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इतना समय बहुत आप लोगों के लिए। हाँ आगे, अगला है 36। बेकिंग सोडा का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, हर साल आता है बेकिंग सोडा का मेरे प्यार, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न आ गया। तो प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? देखिए इसका सूत्र हो जाएगा आपका कि NaHCO3। क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, NaHCO3। और एक आता है मेरे प्यार बच्चों, ये तो आपका बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, खाने वाला सोडा। एक आता है धामन सोडा का पूछ लेता है, उसको भी नोट कर लीजिए। कभी कभी धामन सोडा पूछ लेता है कि धामन सोडा का सूत्र बताइए। तो धामन सोडा को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। धामन सोडा का जो रासायनिक नाम है उसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसका सूत्र हो जाता है आपका Na2, ठीक है, CO3। मतलब यहां पे डी वाला ऑप्शन जो है वो किसका हो गया? धामन सोडा का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये भी पूछता है, ए वाला क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया, लिख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूड़ कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? मीथेन क्लोराइड। समझ में आ गया आप लोगों को? सब कुछ मैंने बता दिया भाई, इतना डिटेल में। नोट कर लीजिए मेरे प्यार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, समजातीय श्रेणी आपको बताना है कि इन दोनों, मतलब कि इसमें समजातीय श्रेणी कौन है। दो दो पेयर बना के दिया है, ठीक है, एक इधर एक इधर, दो दो पेयर बना के दिया है, समजातीय श्रेणी पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों? तो समजातीय श्रेणी किसके अंतर्गत आ रहे हैं इसमें? तो ऑप्शन नंबर पहला याद कर लीजिए, CH3OH और C2H5OH। ठीक है, मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 38। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसको भी लिख के रख लो, किया आएगा, हर साल यह पेपर में आता है मेरे प्यारों बच्चों, कि पूछा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है। फोकस दूरी मतलब एफ बराबर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी प्लस में होगा। इसके बाद देखिए क्या बोला है यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या पूछा है कि आर का मान क्या होगा। तो आर बराबर होता है एफ बटे के 2, और एफ का मान कितना है? 10 और बटे में 2। जब कटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर वक्रता, इसका आगे जाएगा त्रिज्या। 5 सेंटीमीटर दिया है बिल्कुल। यहाँ पे आ गया आप लोगों का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 क्या बोला है कि तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। ठीक है, इसके पहले कौन सा प्रश्न था? 38 के बाद क्या आ गया आपका? 39। ठीक है, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, की इनमें से कोई नहीं। तो तारों का जो टिमटिमा, देखते हो रात को कि तारे टिमटिमाते हैं, वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो तारों का टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 40वां, प्रश्न संख्या 40वां देखिए क्या बोला है। बोला है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ स्तंभ X में दिए गए हैं और स्तंभ Y में दिए गए चित्रों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपके ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का चिन्ह क्या है? देखिए वोल्ट मतलब V वाला। ठीक है, वोल्ट मीटर किससे मिलेगा? पहले का मिलेगा किससे? आपका तीसरा से। तो पहले का तीसरा किस में है? यह तो ऑप्शन नहीं होगा।
ठीक है, पहले का दूसरा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध का आपका यह वाला चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह प्रतिरोध को डिनोट करता है। दूसरे का पहले से मैच कर, या दूसरे का पहले का, मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का बंद प्लग कुंजी, ठीक है, बंद प्लग कुंजी का मतलब ये हो जाएगा आपका चौथा, मतलब तीसरे का देखिए चौथा। और विद्युत सेल का बात करें तो दूसरा, मतलब चौथे का दूसरा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करके हमने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि CH3COOH का IUPAC नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारों चो। CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेरे प्यारों चो एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और यहाँ पे आपके बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। प्रश्न की तरफ देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। 42 है आपका कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब मेंडल ने शुरू में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे प्राप्त किया था? गिरजाघर प्राथमिक विद्यालय, मंदिर में, कि घर से? तो अगर हम बात करें कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया था कहाँ पे, तो गिरजाघर से। कहाँ से? गिरजाघर से प्रारंभ किया था। प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिए आ गया। प्रश्न संख्या हो गया आपका कितना? 43। बोला कि किसी चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। विद्युत प्रतिरोधकता पूछा है, ना कि प्रतिरोध। प्रतिरोध नहीं पूछा है, विद्युत प्रतिरोधकता पूछा है कि किस चालक के पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ठीक है, मतलब चालक की लंबाई पर करती है, कि चालक की मोटाई पर करती है, कि चालक के ताप पर करती है, कि उपयुक्त तीनों में? तो अब मेरे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चालक के ताप पर, क्योंकि यहां पे क्या बोला हमसे? प्रतिरोधकता बोला है। और लंबाई पे, मोटाई पे, इन दोनों पे प्रतिरोध का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विद्युत प्रतिरोधकता, तो विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर कर देगा सिर्फ किस पे? चालक के ताप पर निर्भर करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न प्रश्न संख्या आ गया 44। देखिए ये तो न्यूमेरिकल, इस प्रकार का मैंने एक न्यूमेरिकल कराया है, एक प्रकार इस तरह का मैंने न्यूमेरिकल कराया था। यहाँ पे +2 डायोप्टर था, याद होगा आप लोगों को। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता दिए रखा -5 डायोप्टर, लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हल करोगे। अब यहाँ करोगे लेंस की क्षमता, ठीक है, कि लेंस की क्षमता क्या है। अब लेंस की क्षमता को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को? पी से डिनोट करते हैं। तो पी बराबर कितना दिया? -5 डायोप्टर। और बोला यहाँ पे एफ, ठीक है, फोकस दूरी पूछा है, क्या होगा? फार्मूला हमने बताया था आपको कि पी बराबर होता है 100/f होता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा पी बराबर आपका हो जाएगा 100, और एफ का वैल्यू कितना दिया? -5। जब इसको कटाओगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा? -20। और माइनस है मेरे प्यार बच्चों, तो माइनस किसको दर्शाता है? अवतल लेंस को। मतलब कि माइनस तो 20 होगा लेकिन अवतल लेंस होगा। ठीक है, -20 होगा लेकिन अवतल लेंस होगा। ठीक है, वो भी किस में हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों? सेंटीमीटर में। मैंने आप लोगों से बताया था कि आंसर इसका जो एफ आता है वो किस में आता है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर अवतल लेंस। यहां पे हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? -20 सेंटीमीटर अवतल लेंस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या आपका आ गया 45। कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। हमने बताया था कि अम्लीय क्या होगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 14। 7 से अगर थोड़ा सा भी कम हुआ मतलब अम्लीय हो जाएगा। 7 से कम होना चाहिए तभी अम्लीय होगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। ये तो 7 से अधिक है, ये भी 7 से अधिक है, ये भी 7 से अधिक है, मतलब 7 से कम। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा, 7 रहेगा तो उदासीन होगा। ठीक है, प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या आपका आ गया 47। प्रश्न संख्या आ गया आपका 47। बोला है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? मतलब किस पौधे पे जो मेंडल था वो प्रयोग किया था? धान पे, मटर पे, गेंदा पे, कि सूरजमुखी पे? तो मेरे प्यारों किस पे किया था? मटर पे। ठीक है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किए थे? मटर पे किए थे। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 है कि किसी पेंसिल को जल में तिरछा करके डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग न डूबा हुआ बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या होता है? किस कारण की वजह से होता है? आप देखिएगा, कभी गिलास ले लीजिएगा, जब उसमें पेन आप इस तरह डुबाइएगा तो लगेगा कि नीचे वाला भाग थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा है।
वो किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन दिया गया, घर्षण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो मेरे प्यारों जो ऐसा होता है अपवर्तन के कारण। किसके? अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण। क्योंकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपको मालूम है कि विलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है, तो लगता है कि थोड़ा सा तिरछा दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दे दिया आपका, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम होता है। मतलब किसी धारावाही चालक के कारण अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसको ज्ञात करने के लिए किस नियम का हम प्रयोग करेंगे? 4 नियम आपके पास दिया गया है। तो हम जो नियम प्रयोग करेंगे वो करेंगे दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करेंगे। किसका? दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम से हम लोग किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग क्या करेंगे? दिशा ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न आपका है 50वां, लास्ट प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में वह छोटा दिखाई देता है, तो दर्पण होना चाहिए। और कोई आदमी अपना चेहरा, चाहे आप ही अपना चेहरा देख रहे हो तो आपका चेहरा जो होगा शीशे में छोटा दिखाई देगा, तो आप कौन सा दर्पण होगा? तो वो जो दर्पण होगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा दिखाई पड़ता है। क्लियर है? तो मेरे टोटल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अगर ये 50 प्रश्न तैयार कर लेते हो तो साइंस में 20 नंबर करके चले आओगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।